यहाँ जो हमारे सामने जो बंदी बैठे हैं, इसमें ऐसे भी बंदी बहुत से होंगे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में आए होंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में जैसे कि बलात्कार के केस में, रेप के केस में, या छेड़खानी के केस में, या अश्लील हरकतों के केस में, या अपहरण के केस में, या पॉक्सो एक्ट में यहाँ बैठे होंगे। कुछ बंदी तो होंगे ही, और या तो बैरक में होंगे, काफ़ी लोग हैं। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें 18 से 30 साल तक के आयु के जो लोग होते हैं उनके द्वारा लगभग 25% अपराध जो होता है वह महिलाओं के खिलाफ ही होता है। 18 से 30 साल तक की आयु के बीच के लड़कों की जो उम्र होती है, व्यक्तियों की जो उम्र होती है, उसका 25% जो अपराध होता है वह महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है। चाहे इस जेल की बात समझिए, चाहे किसी भी जेल की बात। सवाल है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? यद्यपि 30 साल के ऊपर वाले भी लोग अपराध करते हैं, लेकिन 18 से 30 साल की उम्र के ज़्यादातर अपराधी होते हैं। तो क्या कारण है, क्यों महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं? आखिर इतने कठोर कानून बने होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे। NCRB का आंकड़ा भी है। NCRB का जो आंकड़ा आया इस बार कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी ही हो रही है, कमी नहीं आ रही है। तो कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध रुके? कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध से आप बचें? क्या कारण हो सकता है? क्या कानून की कमजोरी इसका कारण है, या व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक पतन क्या जिम्मेदार है? बताइए। चलिए, ये भी ठीक कर रहे हैं, जागरूकता नहीं। देखिए, कानून की कमजोरी तो इसका कारण नहीं है, क्योंकि कानून तो कठोर बने हुए हैं। निर्भया कांड के बाद या उसके बाद आप देखिए हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है और कानून धीरे धीरे कठोर होता है जा रहा है। तो हम समझते हैं, लोगों का मानना भी है कि व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक पतन ही इसके लिए जिम्मेदार है। सवाल है, कोई व्यक्ति अपने को नैतिक और चारित्रिक पतन से कैसे बचाए? कैसे वो अपने को बचा सकता है? कैसे अपराध कम हो सकता है? इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड थे। उन्होंने व्यक्ति के चारित्रिक और नैतिक पतन को मानव व्यक्तित्व के साथ जोड़ते हुए बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति की जो नैतिकता है वह उसके विकास क्रम का अंग है, वह उसके विकास से जुड़ा हुआ मामला है। तो जैसे कोई बालक, कोई किशोर या कोई व्यक्ति समझ लीजिए, वह जिन प्रभावों में बढ़ता है या जिन प्रभावों में वह रहता है, या वह जिस अनुशासन में वह रहता है, या जिस संगत में वह रहता है, वही उसकी नैतिकता का निर्धारण करते हैं। तो इस संबंध में फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व को 3 महत्वपूर्ण घटकों में विभाजित किया है। चूँकि यहाँ पे साइकोलॉजी के छात्र भी नहीं रहे होंगे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी कम ही लोग हैं, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाए हैं। तो फ्रायड की यह व्याख्या थी। तो उनके अनुसार मानव व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसको ध्यान से सुनिएगा। इड क्या है? इड व्यक्ति की जो है जन्मजात इच्छाएं, जो जन्म से पाई जाती हैं, जो पैदा होते ही पाई जाती हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स, लालच, ये सब जन्म से ही पाई जाती हैं, हर व्यक्ति में पाई जाती है। मतलब इसको सरल शब्दों में फ्रायड ने कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर
भूख और प्यास इत्यादि चीज़ों की इच्छाएं होती हैं। इसे ही फ्रायड ने इड कहा है। और जैसे जैसे कोई बालक, कोई किशोर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, तो वह अपने माँ बाप से प्रभावित होता है, अपने शिक्षकों से प्रभावित होता है, या समाज से प्रभावित होता है, या वह अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। मतलब उनके अनुसार जैसे जैसे बालक या किशोर बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, तो वह माँ बाप का असर उस पर पड़ता है, उसके शिक्षक का उस पर असर पड़ता है, समाज का असर पड़ता है और पर्यावरण का असर पड़ता है। तो इतने लोगों का उस पर असर पड़ता है, किसी बालक व्यक्ति पर या किशोर पर, अपने परिवार का, शिक्षक का, समाज का और पर्यावरण का। तो केवल असर ही उस पर नहीं पड़ रहा है इस दौरान, बच्चे पर या किशोर पर केवल असर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि उस पर कानून का नियंत्रण भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो अवस्था है ना, इसको उन्होंने, फ्रायड ने ईगो कहा। यह ईगो की अवस्था है। इस अवस्था में जब उस पर कानून का भी असर पड़ता है, नियंत्रण बढ़ता है, और माँ बाप, शिक्षक का भी असर पड़ता है, तो वह उसके अनुसार अपने व्यवहार को संचालित करता है। मतलब एक तरफ असर पड़ रहा है, दो चीज़ हो रही है, एक तरफ असर भी पड़ रहा है और दूसरी तरफ कानून का नियंत्रण भी बढ़ रहा है। इन दोनों के हिसाब से वह अपने को समाज में व्यवहार करना सीखता है, अपना व्यवहार को संचालित करता है। यह ईगो की अवस्था है। तो इस अवस्था में बालक को जिस काम के लिए मना किया जाएगा तो वह उसे नहीं करेगा। अक्सर मना किया जाता है ना, बड़े लोग, शिक्षक, माँ बाप अक्सर किशोरों को, बड़े लोगों को मना करते हैं कि भाई देखो ये मत करना, नशा मत करना, सिगरेट मत पीना, या मोबाइल मत देखना ज़्यादा, या लड़कियों का पीछा मत करना, छेड़खानी मत करना, उन्हें घूरना मत, ये सब चीज़ें मना की जाती हैं। तो यहाँ पे मना करने का उस पर सीधा असर होना चाहिए, डायरेक्ट असर होना चाहिए उस लड़के पर। अगर वह देखेगा कि उसे कोई देख नहीं रहा है, या वह समझता है कि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, या वह समझता है कि वह पकड़ा नहीं जा सकेगा, तो वह मना किया हुआ काम भी करेगा। अब जैसे यहाँ भी देख लीजिए, जैसे आप लोग यहाँ आने से पहले छिप करके मोबाइल देखते होंगे, अदा कदा छिप करके नशा करते होंगे, और यहाँ भी देख लीजिए छिप करके गांजा ले आते होंगे, छिप करके गांजा पीते होंगे। तो जब उसको यह मालूम है कि हमारे ऊपर कोई देख नहीं रहा, तब वह काम भी करेगा जिस काम के लिए उसको मना किया जाएगा। ये सभी की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि केवल जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं के लिए। ये हम लोगों के साथ भी स्थिति है। जब कोई देख नहीं रहा होता तो हम लोग भी देखते हैं, हाँ चलो भाई मोबाइल में क्या देख रहे हैं। सबकी बात है, हर व्यक्ति इस स्थिति से गुजरता है, हर व्यक्ति इस परिस्थिति से गुजरता है। तो यह जो अवस्था है, इसको ईगो की अवस्था कहा गया है। मतलब अवसर को देख करके काम जो होता है उसे ईगो कहा गया। अब उसके बाद एक तीसरी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था का विकास होता है जिसको कहा गया है सुपर ईगो। मतलब इसमें जो है नैतिकता का विकास होता है। ये जो अवस्था है, तीसरी अवस्था, नैतिकता का विकास होता है। इसमें कोई बालक, कोई किशोर या किसी व्यक्ति में नैतिकता का विकास जब होता है तो वह किसी चीज़ को इस रूप में लेता है, जैसे मान लीजिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, और क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। जब इन सब चीज़ को सोच करके कोई बालक, व्यक्ति, किशोर, कोई भी व्यक्ति जब अपने व्यवहार को संचालित करता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है, अपने व्यवहार को अच्छा बनाता है, तो यह माना जाता है कि
कि उसका सुपर ईगो जो है मजबूत है। मतलब इस अवस्था में कोई बालक या कोई किशोर, उसे यह मालूम होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। जब गलत को गलत जान करके और बुरा को बुरा जान करके कोई व्यक्ति गलत करने से बचता हो, बुरा करने से बचता हो, तब यह माना जाता है कि उसका सुपर ईगो मजबूत है। तो जितना ही आपका सुपर ईगो मजबूत होगा, जितना ही आपके अंदर नैतिकता का विकास होगा, उतना ही आपका आचरण, आपका चरित्र जो है मजबूत होगा और अपराध करने से बचेगा। तो यहाँ पे हमारा यही आग्रह है कि आप अपना सुपर ईगो इतना अच्छा बनाइए ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध न हो। जब आपके अंदर यह भावना रहेगी कि यह गलत है, हमें गलत को नहीं करना है, महिलाओं के खिलाफ हमको ये अपराध नहीं करना है क्योंकि यह गलत है, किसी की अस्मिता के खिलाफ है या उसके सम्मान के खिलाफ है, जब आपके अंदर यह सुपर ईगो डेवलप हो जाएगा, नैतिकता एकदम उच्च स्तर पे आ जाएगी, तब आप अपराध करने से बचेंगे। इसलिए महिलाओं के खिलाफ अपराध होने का सबसे बड़ा जो कारण है वह व्यक्ति का नैतिक या चारित्रिक पतन है। तो हमारा यही कहना है कि लोग इस चीज़ से बचें, महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आएँ और अपने व्यवहार में, अपने आचरण में परिवर्तन लाएं और अच्छी चीज़ों को धारण करें जीवन में, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से मजबूत बने ताकि उनके खिलाफ अपराध से बच सकें। धन्यवाद।